Hello everyone, welcome back to my channel. So today is part 2 of our NORCET PYQ practice and I already मैंने NORCET part 1 PYQ practice मैंने start किया है. So NORCET PYQ practice series चल रही है हमारी, जिसमें हम जो NORCET में already previous year questions पूछे हुए हैं उससे रिलेटेड हम MCQ करेंगे. उससे रिलेटेड और किस टाइप के MCQ हो सकता है वो भी हम कवर करते हैं, ठीक है ना. एंड PYQ प्रैक्टिस करना इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि NORCET इज ऑल अबाउट द प्रीवियस ईयर टॉपिक. आप हमेशा देखोगे लाइक फ्रॉम NORCET 1 टू NORCET 9 यू विल सी कि देयर इज की जो टॉपिक है वो हमेशा रिपीटेड होते रहते हैं, ठीक है ना. सो जो रिपीटेड टॉपिक है उसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना है, जो हाई टॉपिक है उसको अच्छे से पढ़ के जाना है. तो हमने चीजें पढ़ रखा है, हमने सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ रखे हैं एंड देन वी हैव टू राइट कि जो भी हमने पढ़ा है एग्जाम में जो आ पाएगा वो हम वहां पे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वो हमें पता कैसे चलेगा. दैट इज कि प्रीवियस ईयर कैसा एमसीक्यू आया था. अगर हम वो सॉल्व कर पाते इट मींस कि हमारी तैयारी जो है वो ठीक ठाक लेवल पे चल रही है, ठीक है ना. सो पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन से. दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन. दैट इज अ 6-year-old चाइल्ड अंडरगोइंग कीमोथेरेपी, okay, chemotherapy for leukemia, okay, is brought to the pediatric oncology unit for routine follow up, ठीक है. The nurse reviews the latest lab report and notes the following values. That is hemoglobin 8.4 gram per dl है, blood urea 10 mg per dl है, urine specific gravity 1.008 है and the platelet count is 18,000. Okay, so based on these finding, which laboratory value is of most immediate concern for the nurse? ओके, सो देखो हीमोग्लोबिन, यस देखो हीमोग्लोबिन कितना है 8.4 ग्राम पर डीएल. सबसे पहले तो हमारे माइंड में ये होना चाहिए कीमोथेरेपी है, पेशेंट को क्या हो रखा है, बच्चे को ल्यूकेमिया हो रखा है एंड फॉर दैट कीमोथेरेपी चल रहा है. एंड यू नो कीमोथेरेपी का साइड इफेक्ट क्या होता है, वो क्या करता है, हीमोग्लोबिन भी कम करता है ना, प्लेटलेट काउंट भी कम करता है, डब्ल्यूबीसी काउंट भी कम करता है ना. सो दिस इज द साइड इफेक्ट ऑफ द कीमोथेरेपी. तो हीमोग्लोबिन कम है, दैट इज 8.4 है. सो बेबी में अनीमिया तो है, ठीक है ना, अनीमिया तो है क्योंकि लेस देन 11 है तो अनीमिया तो है बेबी, अनीमिक है बेबी. बट उन्होंने बोला कि मोस्ट इमीडिएट कंसर्न है क्या, तो देखते हैं. हीमोग्लोबिन 8.4 है, अनीमिक है, पर सेकंड देख लेते हैं. यूरिया कितना है, दैट इज 10 mg per dl. नॉर्मल कितना होता है 7 to 20 mg, अप्रोक्स 7 to 20 mg per dl इज द नॉर्मल यूरिया लेवल. पता होना चाहिए ना, ये कुछ जो लैब रिपोर्ट्स है, सोडियम, पोटेशियम, यूरिया, क्रिएटिनिन, ये सारा जो कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये पता होना चाहिए, इसकी नॉर्मल वैल्यू ये आता है, ठीक है ना. सो यूरिया का जो नॉर्मल वैल्यू है दैट इज अराउंड 7 to 20 mg per dl होता है, ठीक है ना. एंड यहाँ पे कितना है 10 है, तो ये तो नॉर्मल है, तो इसमें कुछ लाइक इतना टेंशन की बात नहीं है, तो ये तो गलत हो गया. सी उन्होंने क्या बोला, सी बोला है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द यूरिन. सो वो कितना है 1.008 है. एंड यू नो जो यूरिन की जो नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है दैट इज 1.005 टू 1.030 होता है एंड इट इज अराउंड 1.008. तो थोड़ा डाइल्यूट है, थोड़ा सा डाइल्यूट है, जो कि चलेगा, इतना लाइक इमीडिएट कंसर्न की जरूरत नहीं है. सो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया. थर्ड है फोर्थ है हमारा प्लेटलेट काउंट. तो प्लेटलेट काउंट कितना बोला है 18,000. एंड यू नो नॉर्मल प्लेटलेट काउंट कितना होना चाहिए 1.5 to 4 लाख के अराउंड होना चाहिए. सो इट इज समथिंग 18,000 मतलब कि बहुत ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा कम है, ठीक है. सो यहाँ पे हमारा आंसर ए होगा या फिर डी होगा. बट आप खुद सोचो यहाँ पे प्लेटलेट काउंट कितना है 18,000 है, दैट इज समथिंग वेरी वेरी लेस, है ना. 1.5 लाख टू 4 लाख इज द नॉर्मल एंड यहाँ पे जो प्लेटलेट काउंट है दैट इज 18,000 है. मतलब कि यहाँ पे प्लेटलेट 20 से कम होता है, देयर इज रिस्क ऑफ हेमरेज. सो इंट्राक्रेनियल हेमरेज हो सकता है, जीआई ब्लीडिंग हो सकता है, गम से ब्लीडिंग हो सकता है, यूरिन के थ्रू ब्लीड हो सकता है, मतलब पूरी बॉडी में कहीं पे भी ब्लीड होने के चांसेस है. एंड दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि ब्लीड होगा, पेशेंट जो है वो हेमरेजिक शॉक में चला जाएगा, है ना. सो मोस्ट इमीडिएट कंसर्न हम कहां पे करेंगे, दैट इज डी. डी इज द मोस्ट इमीडिएट कंसर्न. लाइक ए से ज्यादा कंसर्न हमें डी पे करना है एंड डी के बाद हमारा सेकंड कंसर्न कहां पे आएगा, ए पे आएगा, हीमोग्लोबिन पे आएगा. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, प्लेटलेट काउंट है. सो आंसर क्या होगा, डी. क्यों, क्योंकि मैंने बताया आपको इंट्राक्रेनियल हेमरेज हो सकता है, जीआई ब्लीडिंग हो सकती है, बॉडी के अंदर कहीं पे भी ब्लीड हो सकता है, पेशेंट हेमरेजिक शॉक में जा सकता है एंड देन डेथ हो सकती है. सो द इमीडिएट कंसर्न फॉर द नर्स इज डी.
प्लेटलेट काउंट, ठीक है ना, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, आई बात समझ में। एंड इस तरीके के एमसीक्यू मैंने आपको जो ऑन्कोलॉजी का मैं जो एमआरपी करा रही थी, जिसमें मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाती हूँ, उसमें इस तरीके का एमसीक्यू मैंने आपको सॉल्व करवा भी रखा था, है ना। सो उसी तरीके के एमसीक्यू आते हैं बेसिकली। देन द सेकेंड हमारा जो क्वेश्चंस आया था, डेट इज की इमेज दिया था, एंड यू नो कि नॉसेट में इमेज इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, इमेज उनका फेवरेट क्वेश्चन होता है, सो इमेज से रिलेटेड एमसीक्यू जरूर पूछते हैं। तो उन्होंने ये इमेज दिखाया था एंड दे आस्क, मतलब उन्होंने 4 ऑप्शंस दिया था, कावासाकी डिजीज, मम्स एंड ऐसे मिजल्स, है ना। तो ऐसे 4 ऑप्शंस दिया था एंड पूछा था कि ये कौन से डिजीज में ये देखने को मिलता है। एंड इट इज व्हाट इट इज द स्ट्रॉबेरी टंग। ये क्या दिख रहा है आपको? स्ट्रॉबेरी टंग, है ना। सो स्ट्रॉबेरी तो सबने खाया है, राइट। सो स्ट्रॉबेरी टंग है ये। एंड उन्होंने 4 ऑप्शन दिया था, डेट इज द कावासाकी डिजीज, मिजल्स था, मम्स था, है ना। so, कुछ इस तरीके का 4 ऑप्शन थे एंड उन्होंने पूछा था कि ये कौन से डिजीज में ये दिखता है, स्ट्रॉबेरी टंग। सो इट इज सीन इन द कावासाकी डिजीज। तो एज आई ऑलरेडी स्टडीड, मतलब हमने ऑलरेडी आपको पढ़ाया है, दैट इज कावासाकी डिजीज। तो कावासाकी डिजीज मैंने आपको बहुत सिंपल में एक्सप्लेन किया था, मैं आज आपको फिर से एक्सप्लेन करती हूँ कि कावासाकी डिजीज क्या है। दैट इज द ऑटो इम्यून डिजीज। फर्स्ट ऑफ ऑल, कावासाकी डिजीज क्या है? इट इज ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें क्या होता है, जो हमारा जो मिड वेसल्स होते हैं ना, मिड वेसल्स में क्या होता है, वस्कुलाइटिस होता है। वस्कुलाइटिस मतलब क्या हो गया? स्वेलिंग हो गया, वेसल्स की स्वेलिंग हो गया। तो मिड वेसल्स मतलब कि कोरोनरी आर्टरी। सो कोरोनरी आर्टरी के जो ब्लड वेसल्स है उसमें स्वेलिंग हो जाती है ना। सो मिड वेसल्स वेस्कुलाइटिस होता है। उसके अलावा और क्या होता है? म्यूकोक्यूटेनियस लिम्फ नोड सिंड्रोम होता है। लिम्फ नोड सिंड्रोम होता है, तो मतलब म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ लाइक ओरल आई, ये भी इन्वॉल्व होता है, एंड क्यूटेनियस भी इन्वॉल्व होता है, प्लस लिम्फ नोड भी इन्वॉल्व होते हैं, लिम्फ नोड सिंड्रोम होता है। तो इसकी वजह से क्या सिम्टम्स देखने को मिलता है? आपको क्या याद रखना है? रीमा। रीमा इज द निमोनिक टू नो द टू लर्न द सिम्टम्स ऑफ दिस कावासाकी डिजीज। सो रीमा इज द निमोनिक। रीमा में आर क्या है? दैट इज द आर इज द रैश। आर क्या है? दैट इज द रैश। तो ना कावासाकी डिजीज में क्या होता है? रैश देखने को मिलता है। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर देयर इज रैश, है ना। तो रैश कैसा होता है? पॉलीमॉर्फस होता है। पॉली मतलब क्या होता है? मल्टीपल। सो मल्टीपल अपीयरेंस होगा, लाइक वहां पे ऐसे मैक्यूल्स, वेप्यूल्स, पस्टिकुल्स, तो सारे टाइप के रैसेस होंगे, बट नॉन वेसिकुलर होगा। दिस इज इंपॉर्टेंट, नॉन वेसिकुलर होगा। तो ये हो गया, तो रैश होता है। ई में क्या होता है? ई में जो आई क्या हो जाती है? रेड हो जाती है। सो दैट इज द कंजक्टिवाइटिस होता है। मैंने बोला ना कि म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ लाइक ओरल आई भी इन्वॉल्व होता है। सो आई रेड हो जाती है, दैट इज द कंजक्टिवाइटिस होता है। एंड कंजक्टिवाइटिस में क्या होता है? आई से डिस्चार्ज होगा, बट प्यूरुलेंट नहीं होगा। दिस इज इंपॉर्टेंट। जो आई से जो डिस्चार्ज होगा वो प्यूरुलेंट नहीं होगा, वाटरी होगा। देन ई फॉर एडिमा। एडिमा कहाँ पे? हैंड में, लेग में एडिमा हो जाता है, क्योंकि क्यूटेनियस भी इन्वॉल्व हो रहा है ना। सो देखो, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर देयर इज द स्वेलिंग इन द हैंड। सो दैट इज द एडिमा। देन एम। सो रैश हो गया, आई रेड हो गया, एडिमा हो गया। एंड एम में क्या होता है? एम में हमारा जो म्यूकस इन्वॉल्व होता है। सो म्यूकस इन्वॉल्व होगा। सो म्यूकस में हमारे लाइक बेसिकली टंग में क्या होगा? स्ट्रॉबेरी टंग होगा। दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंडिंग है। स्ट्रॉबेरी टंग हो गया। जो लिप्स है वो क्रैक्ड होती है, सो क्रैक्ड लिप हो गया। सो ये देखने को मिलता है। एंड ए में क्या होता है? लिम्फ एडिनोपैथी होती है, सर्वाइकल लिम्फ एडिनोपैथी होती है, फीवर होगा, ठीक है ना। सो ये हमारा क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलता है इन कावासाकी डिजीज में। एंड दिस इज द लाइक इमेज, यू कैन सी रेड ब्लड शॉट आईज, दैट इज द कंजक्टिवाइटिस हो गया। रेड क्रैक लिप्स एंड द रेड टंग, दैट इज द स्ट्रॉबेरी टंग हो गया। हाई फीवर होगा क्योंकि लिम्फ एडिनोपैथी हो रहा है। रैश इन्वॉल्विंग द मच ऑफ द बॉडी, दैट इज द पॉलीमॉर्फस रैशेज होगा। रेड सोलन फिट, मतलब फिट एंड हैंड क्या होगा? स्वेलिंग होगा। एंड कोरोनरी आर्टरी को इन्वॉल्व करेगा, ठीक है ना, जिसकी वजह से बाद में कोरोनरी आर्टरी डिजीज लाइक मायोकार्डाइटिस वगैरह भी होने के चांसेस होते हैं। इसका जो ट्रीटमेंट होता है ना, ट्रीटमेंट में क्या होता है? ट्रीटमेंट भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए। ऑटो इम्यून डिजीज है तो आईवीआईजी देते हैं, आईवीआईजी प्लस स्टेरॉइड्स देते हैं।
ठीक है ना, स्टेरॉइड्स देते हैं। प्लस कोरोनरी आर्टरी इन्वॉल्व भी करता है, तो हम इसमें एस्पिरिन हो गया, ठीक है ना, वारफरिन हो गया, क्लोपिडोग्रेल हो गया, सो ये सब भी इंक्लूड होता है। द आईवीआईजी एंड स्टेरॉइड्स इज मोर इंपॉर्टेंट, ये आपको बेसिकली याद होना चाहिए। तो ये था हमारा कावासाकी डिजीज के बारे में, शॉर्ट फॉर्म में सब कुछ बता दिया मैंने, ठीक है। कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन दैट इज प्रोग्राम से रिलेटेड है, तो हम इस प्रोग्राम में हम थोड़ा एक्स्ट्रा चीजें भी इंक्लूड करेंगे जो कि अभी लॉन्च हुए हैं, जो कि एग्जाम में पूछ सकते हैं। सो अभी ना एग्जाम में एक तो आपको एचपीवी वैक्सीन के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है, मैंने ऑलरेडी मेरी ओबीजीएमआरपी में मैंने आपको पढ़ाया था। सो जो हमारा एचपीवी वैक्सीन जो है वो अभी 2026 में ही आया है, सो देयर इज वेरी हाई चांस टू कम इन द एग्जाम, सो प्लीज अच्छे से पढ़ के जाना। अगर आपको नहीं पता तो मैं एक वीडियो बना दूंगी सो दैट आपको इजी होगा, ठीक है ना। सो एचपीवी वैक्सीन किसी हालत में नहीं छोड़ना, अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। सो आते हैं क्वेश्चंस पे, दैट इज अ प्रोग्राम लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। सो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, दैट इज प्रोवाइड अ नेशनल मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन थ्रू द टोल फ्री नंबर 14416, और दिस इज द नंबर, सो जिसके थ्रू मतलब टोल फ्री क्या है, नेशनल मेंटल हेल्थ मतलब मेंटल हेल्थ काउंसलिंग प्रोवाइड किया जाएगा। दिस इनिशिएटिव ऑफर्स 24/7 सपोर्ट फॉर द मेंटल हेल्थ एंड वेलनेस अक्रॉस द कंट्री, वेरी इंपॉर्टेंट। सो 24/7 टाइम क्या होगा, अवेलेबल होगा, ठीक है ना। सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्रोग्राम, तो उन्होंने पूछा है कि ये जो प्रोग्राम हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने जो ये प्रोग्राम लॉन्च किया है, दैट इज द नेशनल मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन थ्रू टोल फ्री नंबर फॉर 24/7 टाइम, 24/7 आवर्स, तो ये कौन से प्रोग्राम में इंक्लूडेड है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये रिसेंटली आया है। सो टेलीमानस, ई संजीवनी, वंडरवाला फाउंडेशन हेल्पलाइन और आईकॉल टिस, तो ये हमारा टेलीमानस में इंक्लूडेड है। कहां पे इंक्लूडेड है टेलीमानस में। सो टेलीमानस में क्या है, दैट इज द टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस द स्टेट। तो टेलीमानस का जो मेन पर्पस है वो क्या है, दैट इज की 24/7 हम नेशन वाइड मेंटल हेल्थ सपोर्ट देंगे बाय द टोल फ्री नंबर, जो कि दिखाया इन्होंने, ये टोल फ्री नंबर है, इसमें कॉल करके कभी भी 24/7 आज तक आपको मेंटल हेल्थ की अगर नीड है तो उसको काउंसलिंग दिया जाएगा। एंड प्रोवाइड काउंसलिंग बाय ट्रेन मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, जो ट्रेन हेल्थ प्रोफेशनल है उनके थ्रू काउंसलिंग दी जाएगी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर उनको लगता है, अगर जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल है उनको लगता है कि यहाँ पे रेफरल की नीड है, तो आपको रेफरल सर्विसेज भी दिया जाएगा टू द नियर बाई, और जो भी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है वहां पे आपको रेफरल भी किया जाएगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इट कवर ऑल स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरी, सबको ये इंक्लूड किया गया है इन द टेलीमानस प्रोग्राम में। एंड ये किसके थ्रू लॉन्च किया गया है, दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, ठीक है ना। ई संजीवनी क्या है, ई संजीवनी भी हमारा यही है कि उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के थ्रू ही लॉन्च किया गया है। बट यहाँ पे ना ओवरऑल जितने भी हमारा हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसके थ्रू, उसके लिए हम कॉल कर सकते हैं। इसमें सिर्फ मेंटल हेल्थ इंक्लूडेड नहीं है, ऑल प्रोग्राम मतलब ऑल सर्विसेज आर इंक्लूडेड। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग संजीवनी के बारे में। सो नेशनल टेली मेडिसिन सर्विसेज फॉर ऑल द सर्विसेज, है ना, कुछ भी जो भी प्रॉब्लम है उसमें सब सारे प्रॉब्लम के लिए हम कॉल कर सकते हैं। सो टेलीमेडिसिन सर्विसेज फॉर ऑल द प्रॉब्लम, सो दैट इज द ई संजीवनी। टेलीमानस में ओनली मेंटल हेल्थ इंक्लूडेड है, ठीक है ना। देन थर्ड हमारा है वंडरवाला फाउंडेशन हेल्पलाइन। सो इसमें भी क्या है ना, वंडरवाला में भी हम मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन ही दिया जाता है, बट ये ना मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के थ्रू लॉन्च नहीं किया गया है। ये बेसिकली जो हमारे एनजीओ होते हैं ना, एनजीओ हो गया, प्राइवेट सेक्टर हो गया है ना, प्राइवेट कंपनीज हो गए, एनजीओ हो गया, जो फंडिंग होता है तो उसके थ्रू ये बेसिकली ये रन किया जाता है, वंडरवाला फाउंडेशन हेल्पलाइन। इट इज नॉट लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड देन आईकॉल टिस, अगेन जो आईकॉल टिस है ना, इसमें भी जो काउंसलिंग सर्विसेज जो दिया जाता है फॉर मेंटल हेल्थ, इसमें भी मेंटल हेल्थ के लिए काउंसलिंग सर्विसेज दी जाती है, बट अगेन दिस इज नॉट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये हमारे टिस कंपनी के थ्रू होता है, दैट इज द टाटा, है ना। सो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस के थ्रू ये रन किया जाता है। सो
डिफरेंस क्या है, टेलीमानस हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के थ्रू रन किया जा रहा है, बट वंडर वाला फाउंडेशन जो है वो एनजीओ इसको रन करती है, और आईकॉल्टिस जो है वो टाटा इंस्टीट्यूट इसको रन करती है। सो इसमें डिफरेंस है ओनली, और इस संजीवनी जो है वो ओवरऑल के लिए है, इट इज नॉट ओनली फॉर मेंटल हेल्थ। सो ये हमारा डिफरेंस था, ठीक है ना। ओके, कमिंग टू some more programs that will be asked in the exam, क्योंकि अभी 2025 एंड 2026 में ये चीजें इंक्लूडेड हुई है, मतलब पहले से थी ये प्रोग्राम, उसमें थोड़ा सा एडवांस किया गया है जो आपको पता होना चाहिए। दैट इज द फर्स्ट वन, क्या है, दैट इज की आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 2.0। तो ऑलरेडी आयुष्मान भारत था ना, तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 2.0 है, एंड इसका जो पर्पस क्या हो गया, इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड कर दी गई है, दैट इज द की क्रिएट नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम। तो नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम क्रिएट करना है, जिसमें हम क्या करेंगे, यूनिक हेल्थ आईडी देंगे, जिसको हम आभा आईडी भी बोलते हैं, आभा आईडी। तो यूनिक हेल्थ आईडी होगा, एंड उसके थ्रू क्या होगा, प्रॉपर हेल्थ रिकॉर्ड रहेगा। तो जितने भी रिकॉर्ड है, जितने भी हेल्थ रिकॉर्ड है, वो प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक उसमें सेव रहेगा, ठीक है ना। एंड प्रॉपर एक हेल्थ आईडी होगी जिसके थ्रू वो ओपन होगा, ठीक है ना। एंड टेलीमेडिसिन इंटीग्रेशन होगा। सो ये इंपॉर्टेंट चीजें आई है इन आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ठीक है ना। इट इज नॉट लाइक पीएमजे, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना नहीं, दिस इज द डिफरेंट वन। देन थर्ड हमारा पीएमजे, दैट इज द प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो ये तो पहले से ही था, आयुष्मान भारत या फिर पीएमजे जो है वो पहले से ही था। इसमें अभी क्या चीजें ऐड हुई है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो ऐड हुई है, दैट इज की कवरेज एक्सटेंडेड टू ऑल सिटीजन एज 70 एंड और मोर देन 70 ईयर्स। तो देखो पहले क्या था ना कि पीएमजे एक प्रॉपर एक फैमिली को दिया जाता था, उस फैमिली को 5 लाख, मतलब उसका उस फैमिली का पीएमजे बना रहता था, तो उसको 5 लाख रुपीस का पूरा क्या बोलते हैं, पूरा जितना भी स्पेंड होगा पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए, डायग्नोसिस के लिए, वो गवर्नमेंट उसको देगी, है ना। तो फ्री इलाज होगा टिल 5 लाख तक। बट पीएमजे आयुष्मान भारत में क्या हुआ है ना, हाँ बट हाँ वो जो पीएमजे जिसका बनेगा वो लाइक सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो होगा वो लो होगा, ठीक है ना, उनका बनेगा। बट इन पीएमजे आयुष्मान भारत जो इसमें न्यू चीजें जो ऐड की गई है ना, जो आपको पता होना चाहिए, वो क्या है कि इसमें ना जो 70 ईयर्स एंड मोर देन 70 ईयर्स के लोगों को इंक्लूड किया गया है इसके अंडर। एंड ये जो 70 ईयर्स या मोर देन 70 ईयर्स के जो लोग होंगे ना, दे आर लाइक रिगार्डलेस ऑफ इनकम एंड सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, सो वेदर इट्स दे आर पुअर और रिच, ऑल आर इंक्लूडेड, है ना। अगर उनकी कोई अच्छी सी जॉब है, बहुत ज्यादा वो अर्निंग करते हैं, बहुत ज्यादा रिच है, स्टिल वो उनको 5 लाख रुपीज का फ्री ट्रीटमेंट होगा, ठीक है ना। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज एडेड। लाइक लेट सपोज किसी फैमिली का ऑलरेडी पीएमजे बना हुआ है, उसमें फैमिली में सारे यंग लोग हैं एंड एक एजेड लोग है, डेट इज मोर देन 70 ईयर्स के है, तो उसमें टॉपअप होगा, मतलब कि 5 लाख रुपीज और दिया जाएगा फॉर दैट 70 ईयर्स वाले पर्सन के लिए। सो ये न्यू चीजें इसमें ऐड हुई है, रिगार्डलेस ऑफ इनकम एंड सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। तो लेट सपोज कोई लोग है जिसका ऑलरेडी क्या बोलते हैं, कुछ उनका गवर्नमेंट जॉब था, तो उनका सीजीएचएस कार्ड वगैरह कुछ बना हुआ, तो उनकी मर्जी है कि वो सीजीएचएस में अगर वो अपनी ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो वहां से ले सकते हैं, अगर वो वहां से स्विच करके पीएमजे से लेना चाहते हैं तो वो वहां से भी ले सकते हैं। सो ये न्यू चीजें इसके अंदर ऐड हुई है पीएमजे आयुष्मान भारत में। सो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वन मोर थिंग और क्या ऐड हुआ है, दैट इज द रीजनल मेडिकल टूरिज्म हब स्कीम, जो कि अभी अभी हुआ है, जो अभी हमारा 2026 का जो बजट बना है ना, उसमें ये चीजें ऐड हुई है, रीजनल मेडिकल टूरिज्म हब स्कीम, है ना। सो इट इज प्रपोज बाय द यूनियन बजट 2026-2027 में, जिसमें क्या मोटिव है ना, मोटिव क्या है, मोटिव है कि प्रमोट द इंडिया एज अ ग्लोबल हेल्थ केयर डेस्टिनेशन। नाम से ही पता चल रहा है, रीजनल मेडिकल टूरिज्म हब स्कीम, तो मतलब इंडिया को मेडिकल टूरिज्म वाला हब बनाना है। तो लाइक बाहर से फॉरेन लोगों को अट्रैक्ट करना है, हमारे इंडिया में आके ट्रीटमेंट करे, है ना। क्योंकि एज यू नो कि इंडिया की जो डॉक्टर्स है, जो हॉस्पिटल्स है, वो तो बहुत एफिशिएंट है, ठीक है ना। प्लस और क्या करना है कि यहाँ पे जो ट्रीटमेंट का जो कॉस्ट है वो भी बहुत कम है, तो हम लोगों को अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ, मतलब बाहर की जो टूरिज्म है, जो फॉरेनर है, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। तो लाइक उनके लिए लैंग्वेज, प्रॉपर लैंग्वेज होना चाहिए, प्रॉपर लाइक क्या बोलते हैं, वीजा एंड कार्ड जो भी है ना, तो वो सब कुछ इजी करना है। तो ये सारा किया गया है। एंड इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या ऐड किया गया कि सपोर्ट द स्टेट टू स्टेबलाइज मेडिकल 5 रीजनल मेडिकल, वेरी इंपॉर्टेंट, 5 रीजनल मेडिकल टूरिज्म हब सेंटर विथ पार्टनर, लाइक प्राइवेट सेक्टर को भी इंक्लूड कर सकते हैं उसमें। तो लाइक
जो पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूड करके 5 रीजनल टूरिज्म हब सेंटर बनाया जाएगा, लाइक इन ऑल द रीजन, लाइक नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल, सारे पार्ट में 5 रीजनल हब सेंटर बनाया जाएगा अकॉर्डिंग टू द रीजनल मेडिकल टूरिज्म हब स्कीम। एंड ये यूनियन बजट में ये पास हुआ, मतलब यूनियन बजट से इसको फंडिंग भी मिली है, ठीक है ना। सो इट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। सो ये हमारा था इंपॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग हमारा कुछ कुछ न्यू स्कीम्स के बारे में जो मे भी आ सकते हैं। सो थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए आपको कि ये क्यों है। देन वन मोर एमसीक्यू दैट इज population based screening for national program for non communicable disease is done among which years and above age, option 60 years, 50 years, 18 years, 30 years। तो देखो पहले हमारा एक प्रोग्राम था, मैंने आपको पढ़ाया था, दैट इज की नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गया, और हमारा कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो गया एंड स्ट्रोक, ठीक है ना। दैट इज द प्रोग्राम था। बट 2023 में ना ये चेंज हो गया। 2023 में इस प्रोग्राम को दिस प्रोग्राम दैट नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक इज रीनेम्ड एज नेशनल प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रोग्राम ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो इससे ये नेम में चेंज हो गया है, ठीक है ना। सो ये जो नेम चेंज हुआ, ये तो एक तो 2023 2024 के अप्रॉक्स में चेंज हुआ है, ये आई थिंक मैं 2023 में चेंज हुआ है। दैट इज नॉट मच इंपॉर्टेंट, डेट इज नॉट मच इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्या है कि पहले क्या था ना, जो हमारा ये वाला प्रोग्राम था नेशनल प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ दिस CDCS, तो इसमें हम एक कैंसर इंक्लूड कर रहे थे, एक डायबिटीज इंक्लूड कर रहे थे, एक कार्डियोवास्कुलर डिजीज इंक्लूड कर रहे थे, और एक हम स्ट्रोक इंक्लूड कर रहे थे, राइट। बट जो हमारा अभी जो न्यू प्रोग्राम हुआ है, दैट इज द नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। इसमें सारे के सारे हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इंक्लूड करेंगे। जैसे कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या क्या इसमें एडेड हुआ है, दीज ऑल आर एडेड। क्या क्या? दैट इज द रेस्पिरेटरी डिजीज। तो जो क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज है, दैट इज COPD एंड अस्थमा, उसमें ऐड हुआ है फर्स्ट। सेकंड, कार्डियोवास्कुलर इमरजेंसी इंक्लूड हुई है, दैट इज द ST एलिवेशन MI इंक्लूड हुआ है। एंड थर्ड इज की क्रोनिक किडनी डिजीज एंड नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज भी इंक्लूड हुआ है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग जो कि हमारे इस प्रोग्राम में ऐड हो गया है। तो फर्स्ट तो ये चेंज हुआ है। सेकेंड चेंज क्या हुआ है कि पॉपुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग करना है फॉर 30 एंड मोर देन 30 ईयर्स। जितने भी लोग हैं, ऑल मेल एंड फीमेल ऑफ 30 ईयर्स एंड मोर देन 30 ईयर्स को हम स्क्रीनिंग करेंगे। देखो क्यों? क्योंकि जो बेसिकली जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में जो डेथ हो रही थी ना, वो 30 to 70 ईयर्स के बीच वाले लोगों को हो रहा था। सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन जितने भी पॉपुलेशन है फ्रॉम 30 ईयर्स उनको स्क्रीनिंग करना है। स्क्रीनिंग फॉर व्हाट? स्क्रीनिंग फॉर हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर एंड सर्वाइकल कैंसर। तो ये सारे डिजीज के लिए स्क्रीनिंग करेंगे। कहाँ कहाँ स्क्रीनिंग करेंगे? तो सब सेंटर पे कर सकते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे कर सकते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे कर सकते हैं, हॉस्पिटल में कर सकते हैं, हॉस्पिटल में तो होता ही होता है ना, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे भी कर सकते हैं, या फिर कम्युनिटी आउटरीच कैंप के थ्रू भी हम स्क्रीनिंग कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हमारा न्यू चीजें होगा। और क्या चीजें हुई है? और हुई है कि कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज देना है। तो एक ही जगह पे हम प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव केयर देंगे। तो कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या होता है कि ऑल चीजें, ऑल इन वन, है ना। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है ऑल इन वन। सो लाइक स्क्रीनिंग भी करेंगे, अगर स्क्रीनिंग करने के बाद प्रॉपर डायग्नोसिस बनेगा तो हम प्रॉपर ट्रीटमेंट भी देंगे, रेफरल सर्विसेज भी देंगे अगर नीड है तो, फॉलो अप भी प्रॉपर करते रहेंगे, रिहेबिलिटेशन की नीड है तो हम रिहेबिलिटेशन भी करेंगे, एंड केयर जो है वो कंटिन्यू केयर एट ऑल लेवल। सो ये न्यू चीजें ऐड हुई है। एंड क्या ऐड हुई है? दैट इज द नेशनल NCD पोर्टल। सो डिजिटली कन्वर्ट कर दिया गया है। तो डिजिटली लाइक स्क्रीनिंग होगा, प्रॉपर उसमें रिकॉर्ड्स रहेंगे। सो नेशनल NCD पोर्टल बनाया गया है। पहले जो पोर्टल था उसको रिन्यू करके नेशनल NCD पोर्टल बनाया गया है, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा और क्या हुआ है? मल्टी सेक्टोरल अप्रोच हुआ है। सो लाइक हेल्थ के साथ साथ मतलब कि अर्बन को भी इंक्लूड कर दिया गया है, फूड सेक्टर को भी इंक्लूड कर दिया गया है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, मतलब कि मल्टी सेक्टोरल अप्रोच अप्लाई किए गए, फूड, वाटर, एयर, सब कुछ को इंक्लूड कर दिया गया है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड नो रिगार्डिंग दैट। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग आपको क्या याद करना है? दैट इज की ग्लोबल बर्डन ऑफ NCD।
तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का ग्लोबल बर्डन कितना है, दैट इज 70%, 74% जो ग्लोबल डेथ होता है ना, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ग्लोबली। ऑल ओवर द वर्ल्ड में 74% जो डेथ है वो बिकॉज ऑफ द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होता है। एंड इसमें से भी इन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में बेसिकली कौन कौन सा, दैट इज कार्डियोवास्कुलर डिजीज, कैंसर, डायबिटीज, ठीक है ना। सो ये इंपॉर्टेंट है। सो इसमें से भी सबसे ज्यादा किसमें होता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज। तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज इज द मोस्ट कॉमन, लाइक इसमें आई थिंक 18% जो डेथ है वो, ओनली 18 मिलियन जो डेथ है वो बिकॉज ऑफ द कार्डियोवास्कुलर डिजीज है। सो लाइक हाफ डेथ इसकी वजह से हो रहा है। 41 मिलियन डेथ पर ईयर होता है वर्ल्ड वाइड ओनली बिकॉज ऑफ द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। एंड उसमें से भी 17 to 18% जो डेथ होता है वो बिकॉज ऑफ ओनली कार्डियोवास्कुलर डिजीज की वजह से होता है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इंडिया में पूछ ले तो इंडिया में हमारा 63% टोटल डेथ किसकी वजह से हो रहा है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की वजह से हो रहा है। तो जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल है उसके अकॉर्डिंग क्या गोल है कि प्री मैच्योर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज मोर्टेलिटी शुड बी रिड्यूस बाय 1/3 बाय 2030। तो ये भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए। तो ये था हमारा रिगार्डिंग हमारा नॉन कम्युनिकेबल, है ना। तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि हमें जो न्यू अपडेट्स आई है वो पढ़ा दो, तो दैट्स द न्यू अपडेट जो आपको पता होना चाहिए। जो कि मैंने जो पढ़ाया था वो मैंने पूरा ये पढ़ाया था, ये वाला प्रोग्राम पढ़ाया था, बट अब ये अपडेट होके ये वाला प्रोग्राम आ गया, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। सो अपडेट के लिए आपको मेरे साथ पढ़ते रहना होगा। मेरा पीवाईक्यू प्रैक्टिस, मेरा नॉर्सेट एमसीक्यू प्रैक्टिस हो गया, एमआरपी सीरीज हो गया, तो सारा आपको देखना होगा, तभी आपको सब कुछ चीजें मिलती रहेगी, है ना। क्योंकि एक साथ सारी चीजें नहीं करता है। जो टॉपिक में पढ़ाती रहती है उसमें मुझे लगता है कि हाँ इसमें कुछ न्यू अपडेट आया, अगर मैं देखती हूँ कि हाँ इसमें कुछ न्यू अपडेट आई है जो एग्जाम में पूछ सकते हैं वो उसमें कवर हो जाता है। तो इस तरीके से आपको पढ़ते रहना है, ठीक है ना। ओके, उसके बाद वन मोर क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू ओबीजी। एंड यहाँ पे मैं आपको अपनी एमआरपी दिखाऊंगी जो मैंने आपको पढ़ाई है। एंड लाइक आपको समझ में आएगा कि ठीक है मेरी एमआरपी कितना आपको बेनिफिशियल लगेगा। इस क्वेश्चन को पढ़ो। एक क्वेश्चन क्या बोला है, 28-year-old woman G2P1 with a known twin pregnancy at 34-week gestation is rushed to the emergency department with sudden onset of severe abdominal pain. Very very important, severe abdominal pain हो रहा है। She appears pale and anxious. Okay, on examination her uterus is rigid and tender to palpation. Very very important line. This is the very important line. This abdominal pain is very very important line. Fetal heart rate reveals no heartbeat in one fetus and bradycardia in another fetus. Means कि fetal distress भी क्या है, fetal डिस्ट्रेस इज ऑल्सो पॉजिटिव। एक फीटस में तो हार्टबीट है ही नहीं और एक दूसरे फीटस में क्या है, ब्रेडिकार्डिया है, तो मतलब कि फीटल डिस्ट्रेस इज पॉजिटिव। द मदर इज हाइपोटेंसिव विथ अ वीक thready pulse. What is the most likely diagnosis, whether it's placenta previa, uterine rupture, abruptio placenta, vasa previa? एंड मैंने आपको एक सिंपल स्लाइड से मैंने आपको ये सब कुछ एक्सप्लेन किया था। लेट मी शो यू अगेन, डेट इज की कहाँ गया मेरा वो वाला स्लाइड जिसमें मैंने आपको ये सारी की सारी चीजें पढ़ाई थी। आपको समझ में आ जाएगा कि एमआरपी कितना इंपॉर्टेंट था ऑफ माई दिस ओबीजी। सो एंड ओबीजी ऑल्सो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा तो 5 से 6 घंटा लगेगा, मेरी पूरी एमआरपी कंप्लीट हो जाएगी एंड आपको पूरा जो ओबीजी है वो भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। सो कहाँ गया, यस इट इज देयर, यस हाँ यहाँ रहा, सी देखो जिन्होंने पढ़ रखा होगा उनको पता है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है मैं बताती हूँ। दिस इज द 3 डायग्राम। फर्स्ट हमारा क्या था, दैट इज की पेनलेस ब्राइट रेड, पेनलेस ब्राइट रेड ब्लीड विथ सॉफ्ट यूट्रस। सॉफ्ट यूट्रस है, फंडस जो है अकॉर्डिंग फंडस हाइट अकॉर्डिंग टू पीओजी है एंड फीटल हार्ट साउंड नॉर्मल, मतलब कि फीटल डिस्ट्रेस नहीं होगा तो क्या होगा, प्लेसेंटा प्रेविया होगा। बट यहाँ पे क्या उन्होंने बोला कि फीटल डिस्ट्रेस भी है और जो यूट्रस जो है वो नॉन टेंडर है। यूट्रस कैसे है, टेंडर है, सॉफ्ट नहीं है, तो प्लेसेंटा प्रेविया तो नहीं हुआ, ठीक है ना। सेकेंड उन्होंने क्या बोला है कि पेनलेस ब्राइट रेड ब्लीड होगा विथ सॉफ्ट यूट्रस। अगेन यूट्रस कैसा होगा, सॉफ्ट होगा, फीटल डिस्ट्रेस तो पॉजिटिव होगा। तो फीटल डिस्ट्रेस तो पॉजिटिव है बट यूट्रस टेंडर है, तो अगेन वासा प्रेविया भी नहीं है, ठीक है ना। थर्ड हमारा क्या है, ट्रॉमा हो या फिर प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन में भी इसके लिए देखने को मिलता है पेनफुल डार्क रेड ब्लीड विथ टेंस
टेंडर यूट्रस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड क्या है, मदर को बहुत पेनफुल है ना, सो पेनफुल तो हो रहा है। टेंडर यूट्रस भी है, टेंस टेंडर यूट्रस भी है, और फीटल डिस्ट्रेस भी क्या है, पॉजिटिव है। बट यहाँ पे डार्क रेड ब्लीड नहीं हो रहा है, क्योंकि जो ये अब्रप्सियो प्लेसेंटा तो है, अब्रप्सियो प्लेसेंटा में क्या होता है, प्लेसेंटा सेपरेट होने लग जाता है बिफोर द डिलीवरी ऑफ द बेबी। सो सेपरेट तो हो रहा है, बट यहाँ पे जो सेपरेशन जो हो रहा है वो कैसा हो रहा है, कंसील्ड हो रहा है, रिवील्ड नहीं हो रहा है। दिस वन यहाँ पे क्या हो रहा है, कंसील्ड हो रहा है। जो प्लेसेंटा सेपरेट होगी, जो ब्लड है ना वो अंदर ही अंदर एक्यूमुलेट हो रहा है, बाहर नहीं आ रहा है। सो दैट इज द कंसील्ड हेमरेज है। सो प्लेसेंटा प्रेविया अब्रप्सियो प्लेसेंटा तो है, बट कंसील्ड वाला है। सो पेनफुल है, डार्क रेड ब्लीड होता है, टेंस टेंडर यूट्रस एंड द फीटल डिस्ट्रेस इज पॉजिटिव। दिस इज द इंपॉर्टेंट लाइन जो कि यहाँ पे है, ठीक है ना। सो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हमारा दैट इज अब्रप्सियो प्लेसेंटा, अब्रप्सियो प्लेसेंटा, ठीक है ना। सो प्लेसेंटा प्रेविया नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बोला है कि यूट्रस कैसा है, रिजिड एंड टेंडर, बट प्लेसेंटा प्रेविया में यूट्रस कैसा होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए और पेनलेस होता है, एब्डोमिनल पेन नहीं होता है। सो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। सेकेंड है यूटेराइन रप्चर। तो देखो यूटेराइन रप्चर ना, अगर यूटेराइन रप्चर होता तो क्या होता कि सबसे पहले फीटल डिस्ट्रेस तो चलो होता ही होता पॉजिटिव, बट अगर यूटेराइन रप्चर होता ना तो क्या होता कि जो फीटल पार्ट ना पैल्पेबल नहीं होता, क्योंकि यूटेराइन रप्चर हो गया है। एंड सेकंड थिंग कि यूटेराइन रप्चर ना 34 वीक प्रेगनेंसी पे मोस्ट कॉमनली देखने को नहीं मिलेगा, ये ड्यूरिंग डिलीवरी होती है। एंड बेसिकली कब होती है, अगर प्रीवियस एलएससीएस हो रखा है, अगर प्रीवियस एलएससीएस हो रखा है एंड अभी अगर आप वजाइनल डिलीवरी कर रहे हो, सो बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन यूटेरस रप्चर हो सकता है। सो ड्यूरिंग डिलीवरी होगा, एट 34 वीक ऑफ जेस्टेशन पे नहीं होगा। एंड सेकंड थिंग कि जो फीटल पार्ट है वो एब्डोमिनल में पैल्पेट होगा, जो फीटल स्टेशन है वो आपको नहीं मिलेगा, एंड जो यूटेराइन कंटूर है वो भी आपको पैल्पेट नहीं होगा। सो दिस आर द साइन ऑफ यूटेराइन रप्चर, जो कि इसमें कुछ ऐसा नहीं बोल रखा है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। अब रप्सियो प्लेसेंटा हो गया एंड वासा प्रेविया हो गया। वासा प्रेविया में मैंने बताया कि जो यूटेराइन है, जो यूट्रस है वो रिजिड नहीं होता है, सॉफ्ट होता है ना। फीटल डिस्ट्रेस तो पॉजिटिव होता है, बट जो यूट्रस है वो रिजिड एंड टेंडर है, तो इसलिए वासा प्रेविया भी नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, सी अब्रप्सियो प्लेसेंटा। एंड यू कैन सी कि सिंगल स्लाइड में आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो आपको इतना लंबा चौड़ा नहीं पढ़ना था, जस्ट सिंगल स्लाइड में आपको सारी चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज वासा प्रेविया, व्हाट इज अब्रप्सियो प्लेसेंटा एंड व्हाट इज प्लेसेंटा प्रेविया। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक आप लोग जमे रहो, लगे रहो, पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।